हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन बात करेंगे सैम्पलिंग के ऊपर। और सैम्पलिंग के अंदर अपन एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपको ध्यान है कि अपन सैम्पलिंग के बेसिक्स पढ़ चुके हैं, तो अभी अपना एक्सरसाइज करने का टाइम है। तो बिना आपका टाइम वेस्ट करे अपन शुरू करते हैं। पहला पहला क्वेश्चन, पहला बोलता है सैम्पलिंग कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ए स्टैटिकल प्रोसीजर। तो आपको मैं ये बता दूं सैम्पलिंग होता क्या है। तो सैम्पलिंग का मतलब होता है एक अननोन यूनिवर्स से अपन को क्या करना है, रैंडमली एक सैंपल को चूज करना और वहां से कुछ रिजल्ट्स को निकालना है, वो अपन पॉपुलेशन पे अप्लाई करते हैं। सैम्पलिंग में क्या होता है, एक अननोन यूनिवर्स के अंदर अपन रैंडम सैम्पलिंग करते हैं और उस सैंपल से रिजल्ट निकाल के यूनिवर्स पे अप्लाई करते हैं। ऐसा ही करते हैं। तो पहला देखो, टू इन्फर अबाउट अननोन यूनिवर्स एकदम सही है। फ्रॉम ए नॉलेज ऑफ एनी सैंपल, एनी सैंपल नहीं होगा, रैंडम सैंपल होगा। तो पहला ऑप्शन तो अपन नहीं लगाएंगे। सेकंड, टू इन्फर अबाउट नॉन यूनिवर्स, नॉन यूनिवर्स है तो ये भी नहीं लगाएंगे क्योंकि अननोन यूनिवर्स होता है। थर्ड देखो, टू इन्फर अबाउट द अननोन यूनिवर्स फ्रॉम अ नॉलेज ऑफ अ रैंडम सैंपल ड्रॉन फ्रॉम इट, एकदम सही आंसर है। जो मैं कह रहा था वो इसने बोल दिया। ठीक है, तो फर्स्ट एकदम इजी सा है। चलिए सेकंड पे। सेकंड देखो, द लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी सेज दैट। देखो आपको जो मैंने वीडियो में बताया था, लॉ ऑफ स्टैटिकल रेगुलरिटी क्या होता है कि इसका मतलब होता है कि जब अपन एक सैंपल साइज को लार्ज करेंगे, यानी हमारा जितना बड़ा सैंपल साइज होगा उतना ही उसके अंदर पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक ऑन एन एवरेज होनी चाहिए। ठीक है, यही पढ़ा था। आप देखना वीडियो प्रीवियस में जाके तो आपको मिलेगा कि हमारा जो लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी क्या कहता है कि देखो सैंपल्स, जब अपन पॉपुलेशन से जो सैंपल चूज किया तो सैंपल की जितनी बड़ी साइज होएगी, ठीक है, उतनी ही ऑन एन एवरेज पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर क्या रहेगी, पजेस करेगा वो या मौजूद रहेगी। यही कहता है। तो पहला देखो, सैंपल ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन अंडर डिस्कशन पजेस द कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसा कुछ नहीं है। ये बोला सैंपल जो लिया पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को पजेस करेगा, ये बात सही है। बट क्या होना चाहिए, जितना बड़ा सैंपल होगा, लॉ तो ये कहता है जितना बड़ा सैंपल होगा उतनी ही कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन एन एवरेज उसमें होनी चाहिए। Second, the large sample drawn at random from the population would possess the characteristics of the population। ये बात तो एकदम सही बोल रहा है भाई, एकदम सही बात बोल रहा है, बट ये ऑन एन एवरेज होना चाहिए। ठीक है, द लार्जेस्ट सैंपल ड्रॉन, जो बड़े से बड़ा हमने सैंपल निकाला at random from the population would possess the characteristics of the population on an average, एकदम सही बात बोल रहा है। तो ये बात भी सही है, बट सी जो है वो मोर अप्रोप्रिएट आंसर है। सी जो मैंने कहा वही निकल के आया कि अगर हमारा जो सैंपल साइज लार्ज होगा तो वो क्या करेगा, ऑन एन एवरेज पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करेगा अपने अंदर। ठीक है, तो एक इजी सही है। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। अ सैंपल सर्वे इज प्रोन टू, एक सब जब भी अपन सैंपल सर्वे करते हैं तो सैंपल सर्वे में क्या होता है, सैंपलिंग एरर भी होती है और नॉन सैंपलिंग एरर भी होती है, दोनों एरर हो सकती है। बोथ ए एंड बी इसका आंसर हो जाएगा। जब अपन कोई सैंपल सर्वे करते हैं, सैंपलिंग करते हैं, तो उसके अंदर प्रॉब्लम सैंपलिंग एरर्स भी होती हैं और नॉन सैंपलिंग एरर्स भी होती हैं, दोनों हो सकती हैं। तो बोथ ए एंड बी इसका आंसर हो गया। अब चलते हैं फोर्थ पे। देखो फोर्थ पे आओ। फोर्थ क्या कह रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ रोजेज इन सॉल्ट लेक सिटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखो सॉल्ट लेक सिटी यूएस की एक सिटी है जिसके अंदर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अब तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होएगी तो वहां पे जो रोजेज का जो पॉपुलेशन ऑफ द रोजेज, रोजेज का जो प्रोडक्शन है वो क्या होगा, वो तो इनफाइनाइट होगा, क्योंकि हर दिन उसमें कोई ना कोई प्रोडक्शन होगा। तो अपन उसमें बता नहीं सकते, ऑन एन एवरेज अपन कैलकुलेट नहीं कर सकते भाई। एग्जैक्ट डेटा तो कैलकुलेट किया ही नहीं जा सकता क्योंकि सॉल्ट, ये तो एक यूएस में एक सिटी है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, उस सिटी के अंदर, तो वहाँ पे रोजेस का प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा रहेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, एन इनफाइनाइट पॉपुलेशन। देखो इमेजिनरी तो पॉपुलेशन है नहीं, हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन भी नहीं है, फाइनाइट तो बोल दिया पॉपुलेशन फाइनाइट है, बट रोजेस के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, इनफाइनाइट पॉपुलेशन इसका आंसर होगा। तो सी एक बेटर अप्रोप्रिएट ऑप्शन है इनमें से, सॉरी बी ऑप्शन। आगे चलते हैं फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाला देखो, स्टैटिकल डिसीजन अबाउट द अननोन यूनिवर्स। देखो एकदम सही है, स्टैटिकल जो डिसीजन है अननोन यूनिवर्स इज टेकन ऑन द बेसिस ऑफ। देखो इसको मैं आपको समझाता हूँ।
चीजें क्या है। पहली बात करते हैं अपन एक कंप्लीट एन्यूमरेशन की बात करते हैं, ठीक है। देखो कंप्लीट एन्यूमरेशन जो है वो तो सेंसस है, वो सैम्पलिंग है ही नहीं। फिर अगर अपन बात करें अननोन यूनिवर्स के अकॉर्डिंग, देखो हमारा जो यूनिवर्स है वो अननोन है, तो वहां पे तो फिर कंप्लीट एन्यूमरेशन हो ही नहीं सकता। कंप्लीट एन्यूमरेशन तो वहां होगा नॉन नॉन यूनिवर्स पे होगा, तो ये अपन पर्सनली जा जाके अपन सेंसस को कलेक्ट कर सकते हैं, तो ये तो वहां पे अप्लाई हो ही नहीं सकता, ठीक है। स्टैटिकल फ्रेम क्या होता है, किस बेसिस पे आप सैम्पलिंग कर रहे हो, ये प्रोसीजर है किस बेसिस पे आप कर रहे हो, ठीक है। अब ये भी ऑप्शन नहीं होना चाहिए। अब मेरे पास दो है, सैंपल ऑब्जर्वेशन या सैंपल सर्वे। देखो सैंपल सर्वे तो एक टेक्निक है, सैंपल सर्वे एक टेक्निक है जिसके अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं। सैंपल सर्वे इज अ टेक्निक थ्रू वी आर कलेक्टेड डेटा। तो सैंपल सर्वे तो एक टेक्निक है जहां से डेटा अपन कलेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है डिसीजन। आपने सैंपलिंग कर ली, आपने सैंपल सर्वे कर लिया, लेकिन आप जब आप डिसीजन लोगे ना, तो वो आप सैंपल ऑब्जर्वेशन पे लोगे। आप सैंपल में जो भी ऑब्जर्वेशन है उस पे सब पे स्टडी करोगे, उसके बाद अपन डिसीजन लेंगे। तो सैंपल जो डिसीजन आया उस वजह से इसका आंसर होगा सैंपल ऑब्जर्वेशन, इसका आंसर होगा सही। इसका आंसर क्या है, सैंपल ऑब्जर्वेशन, ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं आगे 6 नंबर पे। पेन साइज का कलर करते हैं चेंज। रैंडम सैम्पलिंग इम्प्लाइज, रैंडम सैम्पलिंग का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी सेम है, मतलब कि रैंडमली अपन ने चूज किया तो हर एक को चूज होने की, सेलेक्ट होने का इक्वल चांस है। हैप्जेड सैम्पलिंग, हैप्जेड सैम्पलिंग में क्या होता है, ये तो बायस्ड है, ये क्या है, एक बायस्ड है, ये है बायस्ड। तो वहां पे तो रैंडम सैम्पलिंग में तो हर एक को सैंपल में चूज होने का इक्वल चांस रहता है, तो हैप्जेड सैम्पलिंग तो बायस है, तो ये ऑथेंटिक नहीं है। यहाँ पे हैप्जेड तो नहीं आएगी, तो बायस्ड होता है, ठीक है। अब चलते हैं अगला, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। देखो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग भी इसका आंसर नहीं हो सकता। आपने अगर मेरी वीडियो देखी होगी तो मैंने सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में क्या बताया, इसमें होता है nth एलिमेंट को अपन सेलेक्ट करते हैं। जैसे मान लो आपने सेकंड को अगर आपने सेलेक्ट कर लिया, तो अगला फोर्थ, फिर सिक्स्थ, फिर एट्थ, फिर 10th, फिर 12th, ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे। तो उसको रैंडम सैम्पलिंग के अंदर तो अपन नहीं ले सकते। तो रैंडम सैम्पलिंग में क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है जहाँ पे हर एक ऑब्जर्वेशन को सैंपल में सेलेक्ट होने का इक्वल चांस होता है। तो इसका आंसर है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक है। अब चलते हैं 7th नंबर पे। अब पैरामीटर इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, पैरामीटर पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। पैरामीटर में क्या आता है, पॉपुलेशन मीन आता है, इसको अपन म्यू से डिनोट करते हैं। वेरियांस आता है, एसटी का जो स्क्वायर होता है ना, वेरियांस आता है। तो पैरामीटर्स हैं वो पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है, सैंपल नहीं आएगा, बाकी तो बचे ऑप्शन कैंसिल हो गए। तो पैरामीटर क्या करता है, पैरामीटर इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। अब चलते हैं आगे, देखो 8th नंबर क्वेश्चन पे आओ। A statistic is, स्टैटिस्टिक्स क्या है, जो ऑप्शन मुझे सबसे बेकार लग रहा है, गधा ऑप्शन है, मैं उसको सबसे पहले समझाऊंगा। अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन होता है सैंपल, सैंपल तो एक पॉपुलेशन का पार्ट है। स्टैटिस्टिक क्या है, स्टैटिस्टिक्स में तो क्या आ गया, सैंपल मीन आ गया। स्टैटिस्टिक्स का एक प्रोसेस है जहां पे अपन सैंपल मीन निकालते हैं, सैंपल एसडी निकालते हैं। तो
इसमें पार्ट ऑफ पॉपुलेशन नहीं लिख सकते। स्टैटिस्टिक क्या है, हमने सैंपल चूज किया, सैंपल से हमने क्या निकाला, सैंपल मीन निकाल दिया, सैंपल वेरिएंस निकाल दिया, वो तो स्टैटिस्टिक है। अब पार्ट ऑफ पॉपुलेशन तो सैंपल है, स्टैटिस्टिक्स में तो नहीं आएगा। अ फंक्शन ऑफ द पॉपुलेशन यूनिट, ये भी नहीं है, पॉपुलेशन यूनिट का कोई फंक्शन नहीं है, ये सैंपल से बिलोंग करेगा। स्टैटिस्टिक्स किससे बिलोंग करेगा, सैंपल से बिलोंग करेगा। अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन, नो, अ फंक्शन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन, सैंपल ऑब्जर्वेशन का एक फंक्शन है। इसका आंसर हो ए। अब है सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस में डिस्क्राइब्ड एज, सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन क्या होता है, सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन होता है कि जब मैं सैंपल में चेंज करूंगा तो मेरे सैंपल मीन में चेंज आएगा, सैंपल एसडी में चेंज आएगा। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि ऐसा क्वेश्चन कोरिलेशन रिग्रेशन आपने पढ़ा होगा, उसमें आया होगा कि कोरिलेशन इज नॉट अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन। अगर सारे सैंपल में कुछ ऐड कर दें, कुछ कम माइनस कर दें, ओरिजिन स्केल में चेंज कर दें, तो कोरिलेशन में फर्क नहीं पड़ता। कोरिलेशन में सिर्फ फर्क पड़ता है तो साइन ऑफ स्केल का फर्क पड़ता है। तो सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन क्या है कि जब मैं डेटा में सैंपल में चेंज करूंगा तो एक वेरिएशन आएगा, किस में वेरिएशन आएगा, वेरिएशन आएगा सैंपल मीन में, सैंपल एसडी में। तो ये बात कहाँ लिखी गई है, द वेरिएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, नहीं, ऑब्जर्वेशन का वेरिएशन होता ही नहीं है, वो तो स्टैटिस्टिक का वेरिएशन होगा। डिफरेंस ऑफ द वैल्यूज ऑफ पैरामीटर नहीं हो सकता, द वेरिएशन ऑफ द वैल्यूज ऑफ सैंपल नहीं, सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन इसका आंसर। मोस्ट, देखो ये भी वैसे सही है बट मोस्ट एप्रोप्रिएट इसका आंसर है ये, द वेरिएशन इन द वैल्यूज ऑफ अ स्टैटिस्टिक, यानी सैंपल मीन में चेंज आ गया, सैंपल एसटी में चेंज आ गया, तो यहाँ पे ज्यादा एप्रोप्रिएट आंसर ए ऑप्शन रहेगा यहाँ पे। चलते हैं आगे। अब चलते हैं टेंथ में। टेंथ क्या कह रहा है, द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैंपल ऑब्जर्वेशन, the distribution of random samples, the distribution of a parameter, the probability distribution of a statistic। एकदम सही है। देखो जो probability distribution of a statistics है वही इसका आएगा सैम्पलिंग। देखो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन है ये, तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए स्टैटिस्टिक, याद ही कर लो तुम, काम आएगी, बहुत जगह काम आएगी। स्टैंडर्ड एरर कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, द एरर कमिटिंग इन सैम्पलिंग में तो वही सैम्पलिंग एरर, नॉन सैम्पलिंग एरर होता है। स्टैंडर्ड एरर तो इसके अंदर तो नहीं आना चाहिए, ये ऑप्शन तो एक बार हटाते हैं। द एरर्स कमिटेड इन द सैंपल सर्वे, सैंपल सर्वे की एरर तो सेम से ही होगा, ये और बी ऑप्शन तो सेम से ही हो गए। द एरर्स कमिटेड इन द एस्टिमेशन ऑफ द पैरामीटर, बात ये भी नहीं है, पैरामीटर के प्रॉब्लम भी नहीं है। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक्स, देखो स्टैंडर्ड एरर क्या होता है कि जो मेरा सैंपल जो सैंपल स्टैटिक है, जो स्टैटिस्टिक है यानी सैंपल मीन है, सैंपल एसडी में क्या चेंज आ रहा है, वही स्टैंडर्ड एरर होती है। स्टैंडर्ड एरर आपने अगर वीडियो देखी होगी तो पहली वीडियो में हमने क्वेश्चंस करे थे, उसमें क्या था कि सैंपल एसडी और उस एसडी में क्या फर्क है, वही अपना स्टैंडर्ड एरर था। तो स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक्स। थोड़ा सा प्रैक्टिकल ढंग से करा होगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी यहाँ पे। चलते हैं आगे। A measures of precision obtained by sampling is given by स्टैंडर्ड एरर। देखो जब अपन सैम्पलिंग करते हैं तो आपको ध्यान है सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन में कुछ डिफरेंस होता है, उस
उसका मेजरमेंट अपन कैसे करते हैं, स्टैंडर्ड एरर के थ्रू ही करते हैं ना, कि कितना चेंज आएगा। सैंपल मीन, सैंपल एस टी, पॉपुलेशन एस टी में डिफरेंस होता है। तो उसके लिए अपन क्या कैलकुलेट करते हैं, अपन कैलकुलेट करते हैं स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करते हैं, इसके थ्रू अपन उसको करेक्ट करते हैं। एज द सैंपल साइज इंक्रीज द पॉपुलेशन एरर डिक्रीज। देखो आपने आपको ध्यान है कि सैंपल जितना बड़ा होगा वो पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को मैच करता चलेगा, उसमें उतनी ज्यादा पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स आने लगेगी। अब सैंपल साइज जितना बड़ा होता है, एरर्स भी उसमें उतनी कम होती है। एक छोटा सा सैंपल लिया, उसका मीन निकाल लिया, क्या वो पॉपुलेशन के मीन से एग्जैक्ट मैच करेगा? तो तुम कहोगे नहीं सर बहुत चेंज आएगा। लेकिन अगर आप सैंपल को बड़ा करोगे, इसके साइज बड़ी करोगे, तो उसका जो मीन आएगा उस पॉपुलेशन मीन के पास में आएगा। तुम जितना बड़ा सैंपल साइज करोगे उसमें एरर्स उतनी कम होना शुरू हो जाएगी। तो सैंपल साइज अगर बढ़ता है तो स्टैंडर्ड एरर क्या होती है, डिक्रीज होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। अगला, फ्रॉम अ पॉपुलेशन ऑफ 25 मेंबर्स अ रैंडम सैंपल विदाउट टू रिप्लेसमेंट, 2 मेंबर्स आर टेकन। देखो विदाउट रिप्लेसमेंट अगर आपने 2 मेंबर चूज किए 25 में से, तो क्या होगा, 25C2 कॉम्बिनेशन से 2 बंदे, 25 में से 2 मेंबर सिलेक्ट कर लो, तो 25 इंटू 24 अपॉन 1 इंटू 2, तो कितना आएगा? कैलकुलेटर कहाँ गया अपना, कोई नहीं, ऐसे कर लेते हैं। 25 इंटू 12, 300। ए ऑप्शन इसका आंसर। कुछ नहीं करना, 25 में से 2 एलिमेंट सेलेक्ट कर लो। चलते हैं आगे। तो सही है एकदम, 25 इंटू 2, ठीक है, तो हो गया अपना 25 इंटू 12। अगला चलते हैं। आप नोट करते चलें, समझते चलें, सारी चीज़ें लिखते चलें। मैंने बहुत ही अच्छी वीडियो बना के दी आपको, ये वाली भी बहुत अच्छी है, उससे पहले भी मैंने आपको काफ़ी सारा सैम्पलिंग में कंटेंट दिया है। थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब है, और मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला, अ पॉपुलेशन कंप्राइजेज 5 मेंबर्स, द नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल साइज ऑफ 2 विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट में कैसे करते हैं, 2 जगह बना लो, यहाँ पे कोई भी 5 मेंबर आ सकते हैं, यहाँ भी कोई 5 मेंबर आ सकते हैं, कोई रिपीटेशन है, रिप्लेसमेंट है। जो बंदा अपन यहाँ पे चूज किया वो यहाँ भी तो आ सकता है। टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हो गई, 25 पॉसिबिलिटीज हो गई। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज वेरी इफेक्टिव। जो हमने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है वो इफेक्टिव होएगी, कब इफेक्टिव होएगी, द पॉपुलेशन इज नॉट वेरी लार्ज। ये बात सही। देखो इसका शायद आंसर गलत दे रखा है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने पढ़ाया था तब इसमें दिक्कत हुई थी। देखो अगर इसमें ना, एक सेकंड को पढ़ता हूँ, द पॉपुलेशन इज नॉट मच हेट्रोजीनियस, द पॉपुलेशन इज पार्शन इनटू सेवरल सेक्शंस, ये तो नहीं होगा। पॉपुलेशन अगर बहुत बहुत सेक्शंस में पार्टी पार्शली उसको डिवाइड कर रखा है, तो ये तो नहीं होगा वहां पे। तो फिर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इतनी इफेक्टिव नहीं होगी। तो पॉपुलेशन को आपने बहुत सारे पार्ट में डिवाइड कर रखा है, फिर आपने सैंपल निकाला, तो वहां पे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इफेक्टिव नहीं होगी वहां पे। तो फिर आपको स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग ऐसा कुछ करना पड़ेगा। तो देखो इसका आंसर है ना, बुक ने बी दे रखा है, बट मेरे को ए, ये वाला आंसर लग रहा है डी, बोथ ए एंड बी। देखो अगर सैंपल साइज अगर छोटी है ना, पॉपुलेशन साइज छोटी है, यानी नॉट वेरी लार्ज, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, तो भी तो रैंडम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग बहुत इफेक्टिव होगी। छोटा सा सैंपल है, पॉपुलेशन छोटा सा, तो वहां पे सैंपल यूज करने में बहुत आसानी रहेगी, तो वहां भी इफेक्टिव होगी, ये बात भी सही है। दूसरा है द पॉपुलेशन इज नॉट मच हेट्रोजीनियस। देखो जब अपन है ना सैंपल निकालते हैं, तो जो हमारा पॉपुलेशन है वो होमोजीनियस होना चाहिए। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, सेम इन कैरेक्टरिस्टिक्स, वो कैरेक्टरिस्टिक्स में सेम होना चाहिए, सारी एक ही टाइप की चीजें होगी, तो वहां से सैंपल अपन चूज करेंगे तो बहुत सही निकल के आएगा। तो वो नॉट मच हेट्रोजीनियस में नहीं होना चाहिए, तो सेकंड भी सही है। ए और बी यहाँ पे दोनों सही है। तो अगर देखो इसने बोथ ए एंड बी दो ऑप्शन दे, अगर ये नहीं देता तो मैं यहाँ पे ज्यादा प्रायोरिटी बी को देता, बट इसने ऑप्शन दिया बोथ ए एंड बी, तो मेरे हिसाब से इसमें डी आंसर होना चाहिए, बट बुक ने मेरे हिसाब से आंसर कुछ और दे रखा है इसमें। ठीक है, तो इसका आंसर होएगा बोथ ए एंड बी।
चलते हैं आगे, कितने क्वेश्चन और हैं यार। अ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज, एक सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है? तो एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है जिसके अंदर हर एक यूनिट को सैंपल में चूज होने का इक्वल चांस होता है। तो नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग तो नहीं हो सकता इसका आंसर, मिक्स्ड सैम्पलिंग भी नहीं हो सकता। तो क्या आंसर क्या होगा इसका? ए, अब प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग इसका आंसर है। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द न्यूमैन एलोकेशन इन स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। हाँ, देखो इसमें क्या है, मैं आपको सिंपल सा बता दूं। जो न्यूमैन एलोकेशन के अकॉर्डिंग उसमें ऐसा होता है कि पॉपुलेशन साइज बड़ी होएगी तो सैंपल साइज बड़ा होना चाहिए। जैसे मान लो मैंने 1000 लोगों में 10 लोगों का सैंपल लिया, अब पॉपुलेशन अगर डबल हो जाती है तो वहां मुझे सैंपल को भी डबल करना चाहिए। यानी अगर हम सैंपल साइज को इंक्रीज करेंगे, सॉरी पॉपुलेशन साइज को इंक्रीज करेंगे, तो सैंपल साइज भी प्रोपोर्शनल इंक्रीज होनी चाहिए, उसी प्रोपोर्शन में इंक्रीज होनी चाहिए। तो इसका आंसर ये वाला होना चाहिए, सैंपल साइज इज प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन साइज, ये इसका आंसर होगा। सैंपल साइज उस हिसाब से अपन को सेलेक्ट करना चाहिए। 19 पे आ जाओ। Which sampling provides separate estimates of for population means at the different segment and also overall estimates? देखो इसका आंसर होगा मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। इसका आंसर भी शायद मेरे सबसे बुक में गलत दे रखा, नहीं वाली में देखो, which sampling provides separate estimates of population means the different, नहीं, sorry, different segments and also, सुनो एक सेकंड और सुनो। देखो आपको ध्यान है, मल्टी स्टेज में क्या करते हैं, अपने स्टेज बना सकते हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, ऐसे स्टेज बना के अपन सैम्पलिंग करते हैं। स्ट्रेटिफाइड में क्या होता है, स्ट्रेटिफाइड में करते हैं अपन ग्रुप्स बनाते हैं भाई, हर एक यूनिट के ग्रुप्स बनाते हैं और उन ग्रुप से अपन सैम्पलिंग करते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट के अपन ग्रुप बना ले देते हैं और उन ग्रुप से अपन क्या करते हैं, सैम्पलिंग करते हैं। ठीक है, सिस्टमैटिक में तो क्या होता है, अपने nth से nth यूनिट को सेलेक्ट करते हैं, फोर्थ सेलेक्ट हो रही है, फोर्थ 8 12 ऐसे सेलेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पे क्या बोलता है कि विच, इनमें से कौन सा सैम्पलिंग ऐसा है जो प्रोवाइड करता है सेपरेट एस्टिमेट्स फॉर पॉपुलेशन मीन्स फॉर डिफरेंट सेगमेंट्स एंड ऑल्सो ओवरऑल ऑल एस्टिमेट्स। डिफरेंट सेगमेंट अपन कौन सी सैम्पलिंग में करते हो, इसका आंसर है स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड में अगर आप देखोगे तो अपन पॉपुलेशन, जैसे मान लो ये पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के अपन क्या करते हैं, अलग अलग डिफरेंट सेगमेंट बना लेते हैं, उसके बाद अपन सैम्पलिंग करते हैं। तो इसका आंसर बी होना चाहिए, 19 का आंसर बी होगा। एक क्रॉस चेक कर लेते हैं, 19 बी एकदम सही है, 19 में बी होगा। डन। अब चलते हैं 20 में, अब तो थोड़े से क्वेश्चन बाकी रहे, बस खत्म हो जाए, थक गए हैं एकदम भयंकर। विच सैम्पलिंग एड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द सैम्पलिंग प्रोसेस। देखो सैम्पलिंग प्रोसेस में फ्लेक्सिबिलिटी कब है, देखो फ्लेक्सिबिलिटी सिंपल रैंडम में तो क्या है, अपन रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। मल्टी स्टेज में फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि मान लो 3 स्टेज पे, अपने फर्स्ट स्टेज पे किस बेसिस पे हमने सैंपल डिजाइन किया, फिर अपन सेकंड स्टेज में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, हमारे थॉट में चेंज कर सकते हैं। तो इसका आंसर मल्टी स्टेज सैम्पलिंग होना चाहिए। अब बुक ने जो भी आंसर दे रखा, बट आप इसमें मल्टी सीरीज वाला आंसर लगाओगे। अब 21, which sampling is affected most if the sample frame contain undetected periodicity। पढ़ते हैं एक बार, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग और मल्टी स्टेज। चलो 4 ऑप्शन। अफेक्टेड बाई सैम्पलिंग फ्रेम अनडिटेक्टेड पीरियोडिसिटी। देखो कौन सा है जो ना अनडिटेक्टेड पीरियोडिसिटी से अफेक्ट होता है, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। अब ऐसा क्यों होता है, देखो जैसे मान लो आपने इसमें सिस्टमेटिक में क्या होता है, nth एलिमेंट सेलेक्ट होता है,
nth एलिमेंट क्या होता है, सेलेक्ट होता है। आपने बोल दिया एवरी सेकंड, एवरी सेकंड को हम क्या करेंगे, एज अ सैंपल चूज करेंगे। तो कुछ केसेस में ऐसा होता है, जैसे मान लो मैं आपको एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में मान लो वो इस हिसाब से बनाती है, पहला तो गुड प्रोडक्ट, कोई मान लो कोई प्रोडक्ट है जो बनाती है, प्रोड्यूस करती है, पहला गुड, सेकंड बैड, फिर गुड, फिर बैड, गुड बैड, गुड बैड, गुड बैड, ऐसे वो प्रोडक्ट बना। आपने बोला हम एवरी टू को ऐसे अपने सेकंड को जब चूज किया, तो उसके बाद सारे सेकंड सेकंड फोर्थ सिक्स वाले सारे ऑलरेडी सेलेक्ट हो जाएंगे। तो आप देखोगे हमारे सैंपल में सारे बैड वन आ जाएंगे, सारे बेड वाले प्रोडक्ट आ जाएंगे। तो हमारा यहाँ पे सिस्टमेटिक सैम्पलिंग का क्या हो गया, गलत हो गया। तो जब अगर अपन अनडिटेक्टेड पीरियोडिसिटी की बात करते हैं तो वो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में गलत हो सकता है। स्ट्रेटिफाइड में तो अपन ग्रुप बना दिया, जैसे मतलब अपने सही वालों का अलग ग्रुप बना दिया, खराब वालों का अलग ग्रुप बना दिया, तो यहाँ से कुछ सेलेक्ट लिया, यहाँ से कुछ, वहां तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी सिस्टमेटिक स्ट्रेटिफाइड में। मल्टी स्टेज में भी नहीं आएगी, सिंपल रैंडम में भी नहीं आएगी। तो अनडिटेक्टेड पीरियोडिसिटी में प्रॉब्लम होती है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में। 21 का आंसर होगा डी। अब चलो 22 के अंदर, विच सैम्पलिंग इज सब्जेक्ट टू द डिस्क्रिशन ऑफ द सैम्पलर। डिस्क्रिशन का मतलब होता है नॉलेज, इंटेलिजेंस। ऐसा कौन सा सैम्पलिंग प्रोसेस है जहाँ पे सैम्पलर है, जो बंदा सैम्पलर है, उसके नॉलेज पे डिपेंड करता है, उसके थॉट प्रोसेस पे डिपेंड करता है। तो फिर क्या होगा, फिर तो पर्पजिव सैम्पलिंग इसका आंसर होना चाहिए। पर्पजिव सैम्पलिंग में वो किस पर्पज के अकॉर्डिंग सैम्पलिंग कर रहा है, तो उसके नॉलेज पे डिपेंड करता है, उसका क्या पर्पज है, वो कितना लेवल तक इंटेलिजेंस हो सकता है, उसकी इंटेलिजेंसी लेवल क्या कहती है। अब कितने बच गए हमारे पास, दो बच गए, लास्ट टू है। लास्ट टू ध्यान से देखो, इफ अ रैंडम सैंपल साइज ऑफ टू विद रिप्लेसमेंट इज टेकन आउट ऑफ द पॉपुलेशन 3, 6 और 1। देखो 3, 6 और 1 से अपन को दो सैंपल साइज चूज करना है, और विद रिप्लेसमेंट है, दो है ना, तो फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट में 3 केस आ सकते हैं और सेकंड में भी 3 केस आ सकते हैं, टोटल 9 केस बन सकते हैं। 9 बन सकते हैं तो ये दो तो होंगे नहीं। 3, 3 हो सकता है, 3, 6 हो सकता है, 3, 1, 6, 6, 6, 3, 6, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3 और 1, 6। इसमें देखो दो सेम आ गए, 1, 3 और 3, 1, ये तो एक ही है। ये कोई सेट थ्योरी थोड़ी ना है कि ऑर्डर भी ध्यान रखना पड़ेगा, 1, 3, 3, 1 तो सिलेक्शन में तो सेम ही है। ठीक है, तो ये देखो 1, 1, 1, 3, 1, 6, 6, 1, 6, 2, 6, 3, 1, 6। अगर अपन 9 केस बनाए, 9 कौन कौन से बनेंगे, 1, 1, 6, 6, इसमें 3, 3 ये वाला है, सॉरी सॉरी सॉरी, गलत कर दिया अपन ने। सी आंसर होगा इसमें, 23 में क्रॉस चेक करो एक बार, 23 सी, हाँ यही है। 9 के देखो, टोटल 9 केस बनाने हैं आपको, 9 तो कोई बन सकते हैं। 3, 3 रिपीट हो सकता है, पहला 3 सेकंड 3 आ सकता है, पहला 3 दूसरे में 6 आ सकता है, पहला 3 1 आ सकता है, 6 और 6 आ सकता है, और 1 1 भी आ सकता है रिपीटेशन। ये सारे सही हैं। यहाँ देखो 1 1 भी है, 6 6 भी है, बट 3 3 कहीं भी नहीं है, तो ये नहीं है इसका आंसर, सी ऑप्शन इसका आंसर है। लास्ट है हमारा 24। 24 में ए बी सी डी चार है मेरे पास, सैंपल साइज 2 है, विदाउट रिप्लेसमेंट है, 4 4 सी 2, 4 सी 2 क्या होता है, 4 इंटू 3, 1 इंटू 2, यानी 6 एलिमेंट होने चाहिए इसमें। 6 है तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं हो सकता। इसमें देखो ए बी बी ए सी सी ए डी और डी ए, ये तो सही लग रहा है मेरे को। ए बी ए सी ए डी बी सी बी डी और सी डी, सी डी इसमें कहीं नहीं है ना, ए बी सी ए सी, हाँ सी डी नहीं है, सी डी भी तो हो सकता है एक, ये गलत किया इसने मेरे हिसाब से। एक ए बी ए सी, सिलेक्शन में देखो सी डी भी हो सकता है, ये वाला सही, ए बी आएगा, ए सी हो गया, ए डी हो गया, बी सी हो गया, बी डी हो गया, सी डी भी हो सकता है, ये एकदम सही है।
इसमें ये गलत कर दिया इसने, बी ए और एक सेम टू सेम, बी ए और ए बी सेम केस ले लिया, बी ए बी सी केस काउंट नहीं होगा, इसकी जगह सी डी आएगा, डी आंसर है इसका। तो 23 का सी और 24 का डी, 23 का सी और डी एकदम सही है। तो होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये आपका सैम्पलिंग पूरा कंप्लीट हो गया, तो मैंने आपको सैम्पलिंग कंप्लीट करा दिया। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।